हेलो दोस्तों, क्या आपको पता है 5000 साल पहले भी एक ऐसी सभ्यता थी जो आज के आधुनिक काल से कई ज़्यादा अपने समय काल में विकसित थी। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रही हूँ सिंधु घाटी सभ्यता की, जिसे हम हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं, जो मुख्य रूप से नगर नियोजन पक्की सड़कें के लिए विख्यात है। तो आइए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के महत्वपूर्ण तथ्य जो परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जानने के लिए इस वीडियो के अंत तक। सिंधु घाटी सभ्यता को ही हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है और इसी को इंडस वैली सिविलाइजेशन कहा जाता है। तो दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है? क्योंकि पहले यहाँ हड़प्पा की खुदाई हुई थी। हड़प्पा एक क्षेत्र है, इसकी सर्वप्रथम खुदाई हुई थी, इसीलिए इसे हड़प्पा सभ्यता कहा गया। और सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु नदी के किनारे ये सभ्यता पाई गई, इसीलिए इसे सिंधु घाटी सभ्यता कहा गया। तो आइए दोस्तों, आगे देखते हैं। भारत का इतिहास सिंधु घाटी सभ्यता से प्रारंभ होता है, जिसे हम हड़प्पा सभ्यता के नाम से जानते हैं। और सिंधु घाटी सभ्यता का विकास 2500 से 1750 ईसा पूर्व तक माना जाता है। दोस्तों, कार्बन डेटिंग प्रणाली के द्वारा पता लगाया गया है कि इसकी अवधि 2500 से 1750 ईसा पूर्व तक होगी। किसी ने इसे 2300 से 1700 कहा है, तो किसी ने इसे 2400 से 1700 कहा है। तो दोस्तों, इसकी जो अवधि है सर्वमान 2500 से 1750 ईसा पूर्व है। तो देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता एक विकसित प्राचीन सभ्यता थी। दोस्तों, यह सभ्यता बहुत ही विकसित और प्राचीन सभ्यता थी। जिस प्रकार से भारत में हड़प्पा सभ्यता उस टाइम प्रचलित थी, उसी प्रकार से मेसोपोटामिया की सभ्यता, चीन की सभ्यता, अन्य सभ्यता थी। लेकिन जो भारत की हड़प्पा सभ्यता थी वो इन सब सभ्यता से अत्यधिक विकसित और प्राचीन थी। और विश्व की सबसे पहली शहरी सभ्यता भी थी। यहाँ लोग शहरी जीवन जीते थे, शहरी तौर तरीक़ों से रहते थे, तो इसीलिए इसे विकसित प्राचीन और सबसे पहली शहरी सभ्यता माना है। आगे देखते हैं दोस्तों, चार्ल्स मेसन ने सर्वप्रथम 1826 ईस्वी में इसकी जानकारी दी। जो चार्ल्स मेसन है वह एक अंग्रेज़ अधिकारी है। ये समय है 1826 का। जब वो भारत आया तो उन्होंने देखा कि लोग ज़मीनों से ईंटें निकाल के ले जाके अपना घर बना रहे, तो उन्होंने वहाँ का सर्वेक्षण करने का विचार किया। किंतु उन्होंने सोचा, उस टाइम भारत पे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की राज थी, तो उन्होंने सोचा कि कोई कंपनी किसी भारत के पुरातत्व विभाग पे इतना ध्यान क्यों ही देगा, क्यों अपना पैसा खर्च करेगा। इसलिए इन्होंने इस बात को वहीं पे छोड़ दिया। फिर आता है 1853 और 56 का दौर। तो ब्रटन बंधु दो भाइयों ने 1853 से 1856 ईस्वी में रेलवे ट्रैक निर्माण के दौरान पुरातत्व साक्ष्य की जानकारी अलेक्जेंडर कनिंघम को दी। दोस्तों, 1853 और 56 यहाँ पे रेलवे ट्रैक का निर्माण हो रहा था कराची से लाहौर की ओर। तो उसी समय ब्रटन बंधु दो इंजीनियर थे। उन्होंने देखा कि बहुत सारी ज़मीनों से ईंटें निकल रही है और इसकी जानकारी उन्होंने अलेक्जेंडर कनिंघम को दी। कनिंघम ने इस पे रुचि तो दिखाई, किंतु उस टाइम भी यहाँ पे भारत पे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सरकार थी, राज थी। तो उन्होंने सोचा कोई कंपनी इतना अपना पैसा क्यों खर्च करेगी इन सब चीज़ों पे। तो फिर 1857 फिर में हो गई 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति होने के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश सरकार का राज हो गया। तो फिर 1861 में यही अलेक्जेंडर कनिंघम आते हैं। तो 1861 में कनिंघम ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना की और इसके पहले महानिदेशक बने। तो दोस्तों, जो अलेक्जेंडर कनिंघम है वो 1861 में सरकार से यह बात रखती है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, मतलब जितने भी जो भी चीज़ें हैं पुरातत्व, जो भी चीज़ें निकल रही है उस पर सर्वेक्षण होना चाहिए। और इन्होंने इस विभाग की स्थापना की और इसके पहले महानिदेशक बने। तो दौर आता है फिर
1921 में तत्कालीन भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक सर जॉन मार्शल के समय राय बहादुर शाहनी ने हड़प्पा की खोज की। तो दोस्तों 1861 में अलेक्जेंडर कनिंघम ने पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना की थी। तो उसी के अभी 1921 में जो सर जॉन मार्शल है महानिदेशक, उनके द्वारा पुरातत्व विभाग पर सर्वेक्षण होने का कार्य हो रहा है। तो इन्होंने सारा कार्य बहादुर दयाराम शाहनी को सौंपा, जो कि एक शोधकर्ता है। चूँकि सर जॉन मार्शल एक अध्यक्ष है, तो ये तो खुद कार्य करेंगे नहीं, तो इन्होंने सारा भार दयाराम शाहनी को सौंपा और उनके द्वारा हड़प्पा की खोज हुई। जो हड़प्पा के खोज के बाद एक से एक स्थल की खोज हो चुकी थी। 1947 तक लगभग 40 प्लस शहर खोजे जा चुके थे, जो काफ़ी एडवांस थे, और कुल स्थल 1500 स्थल खोजे गए। तो दोस्तों जो सबसे विकसित स्थल थे वो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो थे। तो देखते हैं कि सिंधु घाटी का सीमा विस्तार कितना तक था, कितने इसका क्षेत्र कितना विस्तृत था, कितना क्षेत्र तक यह सभ्यता को पाया गया था। तो उत्तरी सीमा जम्मू के मांडा तक, दक्षिणी सीमा दैमाबाद जो महाराष्ट्र में है, पूर्वी सीमा आलमगीर उत्तर प्रदेश, और पश्चिमी सीमा सूत्कागेंड और बलूचिस्तान। तो दोस्तों इस प्रकार से यह क्षेत्र इतने भागों में लगभग फैला था। कहते हैं कि इसकी क्षेत्र लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर तक विस्तृत था, और सिंधु घाटी का आकार त्रिभुजाकार है। तो दोस्तों देखते हैं इसका आकार त्रिभुजाकार कैसे है। तो मांडा मांडा जो कि उत्तरी सीमा है, और मांडा से फिर आलमगीर पूर्वी सीमा, और दैमाबाद दक्षिणी सीमा, भगत राव के पास यहाँ दैमाबाद है, और सूत्कागेंड पश्चिमी सीमा। तो इस प्रकार से इसका क्षेत्र इतने दूर तक पाया गया। तो ये लगभग त्रिभुजाकार में बन रहा है, इसीलिए इसे बोला गया कि सिंधु घाटी सभ्यता त्रिभुजाकार आकार में है। वही मैंने बताया था, उत्तरी सीमा जम्मू जो मांडे में है, दक्षिणी सीमा दैमाबाद जो महाराष्ट्र में है, पूर्वी सीमा आलमगीर उत्तर प्रदेश में है, और पश्चिमी सीमा सूत्कागेंड और बलूचिस्तान में है। सिंधु घाटी का आकार त्रिभुजाकार देख लिया हमने। अब देखते हैं आगे सामाजिक जीवन। सिंधु घाटी सभ्यता के समाज को मातृसत्तात्मक माना जाता है। दोस्तों मातृसत्तात्मक क्यों माना जाता है? क्योंकि वहाँ पे मातृ देवी की पूजा की जाती थी, और कई जगहों पे मातृ देवी की मूर्तियाँ मिली है, और मोहरों पे उनके चित्र मिले हैं। इससे यह बयां करती है कि वो सभ्यता मातृसत्तात्मक सभ्यता थी। तो इसीलिए सिंधु घाटी सभ्यता को मातृसत्तात्मक माना जाता है। सिंधु घाटी के लोग शांति प्रिय थे, और यहाँ से तलवार, ढाल, कवच आदि जैसे युद्ध के साक्ष्य नहीं मिले। दोस्तों युद्ध के साक्ष्य जैसे तलवार, ढाल, कवच और भी बहुत से युद्ध के सामग्री होते हैं, जो कि इस सभ्यता से कहीं भी प्राप्त नहीं हुई, उसका साक्ष्य कहीं भी नहीं मिला। इससे यह प्रतीत होता है कि सिंधु घाटी के लोग जो थे वो बहुत शांति प्रिय थे, वो बहुत शांति ढंग से रहते थे। बस वो व्यापार और अपना काम में ही ध्यान रखते थे। तो इसीलिए सिंधु घाटी के लोगों को शांति प्रिय माना गया है। समाज में मजबूत पारिवारिक संगठन थे, और लोग एक दूसरे के साथ मिलकर रहते थे। दोस्तों समाज में पारिवारिक संगठन थे और एक दूसरे से मिलकर रहते थे। तो यह बहुत ही अच्छी बात है कि इतने शांति ढंग से वहाँ के लोग रहते थे। लोग शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार के भोजन करते थे, शाकाहारी भी मांसाहारी भी। तो दोस्तों बता दें, इनके खान पान में हमें गेहूँ, जौ, राई, सरसों, तरबूज, खरबूजा और खजूर इस प्रकार की सामग्री मिली है। इससे लोगों को प्रतीत होता है कि
वे शाकाहारी थे और मांसाहारी दोनों थे, दोनों भोजन करते थे। ऊनी और सूती दोनों प्रकार के वस्त्रों का उपयोग करते थे। वस्त्रों में ऊनी और सूती के उपयोग करते थे, वो पाया गया। और पुरुष और महिलाएं दोनों आभूषण पहनते थे। तो आभूषण क्या क्या पहनते थे दोस्तों? तो आभूषण में सोना, चांदी, शंख, हाथी के दांत और मनके, मणि। और फिर कुछ जो निम्न वर्ग, जो गरीब वर्ग के लोग थे, वो मिट्टी का आभूषण पहनते थे। मिट्टी को गोला गोला आकार करके उसे आग में पका के और उसका आभूषण पहनते थे। मतलब वो सभ्यता भी आभूषण की शौकीन थी। तो आभूषण में ये सब प्राप्त हुई है। इस प्रकार से उसके आभूषण होते थे। मनोरंजन के लिए शिकार, बैलों की लड़ाई, मछली पकड़ना, मिट्टी की मूर्तियाँ बनाना जैसे कार्य करते थे। दोस्तों, मनोरंजन के लिए शिकार करते थे, बैलों की लड़ाई करवाते थे, मछली पकड़ते थे और मिट्टी की मूर्तियाँ बनाते थे आदि जैसे कार्य वो अपने मनोरंजन के लिए करते थे वो सभ्यता के लोग। अगला पॉइंट है दोस्तों नगर नियोजन, जो कि बहुत ही वीवीआई पॉइंट है। आइए देखते हैं। नगर नियोजन, ग्रिड पद्धति या ग्रिड पैटर्न। दोस्तों, यहाँ की सड़कें आपस में समकोण पर एक दूसरे को काटती थी, जिससे शहर को आयताकार ब्लॉक में विभाजित किया जा सके। दोस्तों, इनकी सड़कें आपस में एक दूसरे को काटती थी समकोण पे, जिससे इसको आयताकार ब्लॉक में विभाजित किया जा सके। तो इसी पद्धति को ग्रिड पद्धति कहा गया है। इनकी सड़क निर्माण की पद्धति को ग्रिड पद्धति कहा गया। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि लोगों को मैथ की भी ज्ञान थी, तभी तो उन्होंने इतनी सुदृढ़ तरीके से सड़क का निर्माण करवाया था कि एक सड़क दूसरी सड़क को आपस में समकोण पर काटती हो। और सड़कें 10 मीटर तक चौड़ी थी, मेन सड़क। और जो गलियों में जो सड़कें जाती थी वो भी काफ़ी चौड़ी होती थी। और लोगों का निकलना पहले अपनी छोटी गलियों में होता था और फिर जाके मेन सड़क में मिलती थी। तो इस प्रकार से इनकी सड़क प्रणाली थी, ऐसे इन्होंने सड़क बनाया था। तो उस टाइम पे ऐसा सड़क निर्माण होना यह बहुत ही भावुक करता है कि लोग कितने एडवांस रहेंगे उस टाइम में, कि मतलब इस प्रकार से सड़क निर्माण किए थे। आइए आगे देखते हैं। एक उन्नत जल निकासी प्रणाली थी, जिसमें घरों और सड़कों से नालियाँ जुड़ी हुई थी। तो दोस्तों, एक उन्नत जल निकासी प्रणाली थी, मतलब घर से सीधे नालियाँ सड़कों में मिली हुई थी और नालियाँ ढकी हुई थी। इससे एक उन्नत जल निकासी प्रणाली का पता चलता है कि लोग स्वच्छता पे भी इतने ज़्यादा जागरूक थे कि ज़रा सा भी पानी कहीं भी इकट्ठा नहीं होता होगा, चाहे बारिश का पानी हो, चाहे भी किसी प्रकार का पानी हो। मतलब सीधे घरों से और सड़कों की नालियों में पानी जाता था। और इस प्रकार से उसकी जल निकासी प्रणाली का हमें पता चलता है। आगे देखते हैं। प्रत्येक शहर में एक दुर्ग, ऊपरी शहर और एक निचला शहर बसा था। तो दोस्तों, उन लोग नगर इस प्रकार से बसाते थे। ये हो गई आपकी सिंधु नदी। तो इस प्रकार से एक निचला शहर होता था और एक ऊपरी शहर होती थी। ऊपरी शहर छोटी होती थी, जिसे दुर्ग भी बोलते हैं। और ऊपरी शहर के चारों ओर 4 दीवारें भी होती थी, जो पकी हुई ईंटों की बनी होती थी। तो दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि इस ऊपरी शहर में अमीर लोग, अंदाज़ा लगाया है कि पुरोहित लोग रहते होंगे। और निचले शहर में निम्न वर्ग के लोग रहते होंगे, जैसे श्रमिक हो गए, किसान हो गए, व्यापारी हो गए और अन्य प्रकार के, मतलब निम्न वर्ग के लोग, मजदूर हो गए, ये सब रहते होंगे। तो ये उनकी नगर नियोजन प्रणाली थी। इसीलिए इसे नगर नियोजन प्रणाली को देखते हुए। और फिर दोस्तों, इसमें एक ऊपरी टीले में एक अन्नागार भी था, जो कि बहुत ही बड़ा और बहुत ही व्यापक अन्नागार था। तो इससे यह पता चलता है कि सारे लोग अपने अनाज को यहाँ पे इकट्ठा करते थे, ताकि किसी प्रकार से अनाज ख़राब ना हो। आजकल ड्राम है तो उसमें रख देते थे, लेकिन उस टाइम पे ऐसा कुछ नहीं होता था। तो एक अन्नागार भी बनाया गया था, जो ऊपरी शहर में, मतलब दुर्ग में बसा हुआ था। तो हमने समझ लिया कि वो लोग शहर 2 प्रकार से बसाते थे। एक नदी के किनारे,
एक नदी के किनारे और एक नदी से ऊपर, ताकि बाढ़ आए तो यहाँ तक पहुँचने में उन्हें टाइम लगे। तो उस टाइम भी लोग इतने मतलब सुदृढ़ तरीके से शहर इमारतों के निर्माण के लिए पक्की ईंटों का उपयोग किया जाता था। मतलब घर और जो इमारतें बनती थी वो पक्की हुई ईंटों का प्रयोग करते थे। और दोस्तों अगर पक्की हुई ईंट ज़्यादा उपलब्ध नहीं होते थे तो उनकी चार दीवारी पक्की हुई ईंट से बनाते थे और अंदर कच्ची ईंटों से इमारतों का निर्माण करवाते थे। और सार्वजनिक भवन जैसे स्नानघर, स्नानघर व्यवस्थित रूप से बनाए गए। दोस्तों स्नानघर इसकी बहुत सी चर्चा होती है और स्नानघर इसकी भी बहुत बार क्वेश्चन में आ जाते हैं कि इसके अन्नागार और स्नानागार के बारे में बताएं। तो अभी मैंने बताया था कि लोग शहर को दो तरीक़ों से बसाते थे, एक नदी के किनारे निचली शहर और एक नदी से ऊपर जिसे दुर्ग बोलते हैं ऊपरी शहर। तो दोस्तों अन्नागार, यहाँ पे अन्नागार होता था और अन्नागार में ऐसे अन्नागार में इतने अन्न रखने की जगह होती थी और इधर छोटे छोटे कमरे बने थे जो श्रमिकों की रहने की जगह होती थी। और यहाँ पे वृत्ताकार चबूतरे टाइप पे मिले जिससे अन्न को पीसने या तो सार्वजनिक भवन जैसे स्नानघर और स्नानघर। तो दोस्तों स्नानघर जो मोहनजोदड़ो में मिली हुई है, मोहनजोदड़ो में इस स्नानघर की बात होती है कि आप देख रहे हैं ये स्नानघर की तस्वीरें, इसमें पूरी पानी भरी होती थी और इधर से सीढ़ियाँ थी और इधर से भी सीढ़ियाँ थी। लोग इसमें उतर के नहाते थे और इस स्नानघर की जल निकासी में इधर पाइप भी लगे हुए थे ताकि सारा गंदा पानी पाइप से बाहर निकल जाए। तो दोस्तों उस टाइम पे ऐसा स्नानघर होना ये थोड़ा भावुक करता है। ये 5000 साल पहले की बात हो रही है, आज तो नॉर्मल हो गया है स्विमिंग पूल, लेकिन उस टाइम पे ऐसा स्नानघर था। तो यह बहुत ही अट्रैक्टिव करती है स्नानघर। तो ये स्नानघर ये सभ्यता में मिली थी। सिंधु सभ्यता में सर्वाधिक चौड़ी सड़क प्राप्त हुई जिसकी चौड़ाई लगभग 10 मीटर थी। और समांतर मकानों में 4-5 कमरे बनाए जाते थे। मकान में आंगन, रसोई घर, स्नानघर, कुएं तथा कुछ बड़ों घरों में शौचालय भी मिले हैं। घरों में रसोई घर, शौचालय सब मतलब घरों में बनाते थे, मतलब पूरा शहरी ढंग से जीते थे वो लोग। शवाधान प्रणाली। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग अपने मृतकों को 3 प्रकार से अंतिम संस्कार करते थे: पूर्ण शवाधान, आंशिक शवाधान और दाह संस्कार। पूर्ण शवाधान मृतकों को कब्र में दफनाने की परंपरा थी और आंशिक शवाधान मृतकों के शरीर को जंगल में रख देना और जब पशु पक्षी उनके मांस को खा लेते थे तो हड्डियों को दफना देना। इस परंपरा से भी वो लोग अंतिम संस्कार करते थे। और दाह संस्कार मृतकों को जलाने की परंपरा, जो हिंदू धर्म में होते हैं मृतकों को जलाने की परंपरा और दाह संस्कार। तो इस प्रकार से लोग अपने मृतकों का अंतिम संस्कार करते थे। दोस्तों आगे हम लोग पढ़ेंगे मोहनजोदड़ो उन स्थलों के बारे में, वहाँ से प्राप्त साक्ष्यों के बारे में। तो अगला वीडियो भी इम्पोर्टेंट होने वाला है, तो उस वीडियो को भी आप लोग देखें। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट शेयर करें। थैंक यू।